कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रोमा ने उनकी बात पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया और अपनी साड़ी कमर में बांधकर वो एक तरफ से काम करना शुरू हो गई और आधे घंटे के अंदर ही घर सही से व्यवस्थित हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा श्याम जी की पत्नी के समय रहता था। श्याम जी रोमा को काम करने के लिए मना करते ही रह गए, पर रोमा इसके बाद किचन में जा घुसी। श्याम जी उसके पीछे किचन में आ गए। अजीत और श्याम जी ने उसे किचन के सारे सामान की जानकारी दे दी। बिना देर किए रोमा ने चाय और पकोड़े बना दिए। अजीत आज बिस्किट नहीं खा रहा था, उसे पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे और श्याम जी तो ऐसे हो गए थे जैसे उनके मुंह में जुबान ही ना हो। रोमा का व्यवहार अनजाने में ही ऐसा हो गया था जैसे वो इस घर की मालकिन हो और श्याम जी मेहमान। उसने जिद करके श्याम जी को ढेर सारी पकौड़ी खिलाई और उनकी चाय खत्म होने के बाद उनके प्याले में और चाय डाल दी। श्याम जी रोमा का ये रूप देखकर अचंभित से रह गए। दोपहर का खाना रोमा ने ही बनाया। आज का खाना खाकर श्याम जी को अपने परिवार के वो दिन याद आ गए जब उनकी पत्नी उनके साथ थी। खाना खाते खाते श्याम जी की निगाहें दीवार पर टंगी हुई अपनी पत्नी की तस्वीर पर जा पहुंची और उनकी आंखों में आंसू भर आए। खाना खाने के बाद अजीत ने पापा से उन्हें बाहर घुमाने की जिद पकड़ ली और श्याम जी रोमा के चेहरे की तरफ देखने लगे। रोमा ने कहा, अगर अजीत कह रहा है तो हमको चलना ही पड़ेगा, चलिए कहाँ ले चलते हैं। अजीत बोला, पापा आज हम उसी जगह पिकनिक पर चलेंगे जहाँ पर आप मुझे और मम्मी को ले जाते थे, उसी जंगल में झरने के पास ले चलिए ना प्लीज़। श्याम जी ने एक बार फिर रोमा की तरफ देखा। रोमा ने उन्हें आंखों से इशारा करके कहा, जहाँ अजीत चाहते हैं हम वहीं चलेंगे, आप गाड़ी ले चलिए सर। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग पानी घाट के उस पिकनिक स्पॉट पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर अजीत उन दोनों को उसी जगह ले गया जहाँ पर अक्सर श्याम जी, उनकी पत्नी नीता और अजीत आकर बैठते थे। थोड़ी देर खेलने के बाद अजीत बोला, पापा आज आप हमें वही गाना सुनाइए जो आप मम्मी को सुनाते थे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। श्याम जी अजीत को जिद करने पर उसे डांटने लगे। रोमा ने कहा, सर अजीत कह रहा है तो आप गाना सुना ही दीजिए ना। और सच्चाए हुए श्याम जी ने वो गाना पूरी तन्मयता से सुना दिया। मंत्रमुग्ध सी रोमा उनके चेहरे की तरफ ही देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑफिस का वो रूखे से व्यक्तित्व वाला उसका बॉस मन से और अंदर से इतना कोमल भी हो सकता है। श्याम जी के गले में गजब की मिठास थी। अजीत इस गाने के दौरान रोमा की पीठ पर पीछे से आकर उसके गले में हाथ डालकर उसकी पीठ पर वैसे ही झूल गया जैसे अपनी माँ की पीठ पर झूल जाता था। रोमा के हाथ अनजाने में ही उसकी पीठ पर वैसे ही थपकी देते रहे जैसे अजीत की माँ उसकी पीठ पर दिया करती थी। रोमा ने कहा, सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, एक गाना और सुना दीजिए ना प्लीज़। अजीत बोला, नहीं पापा अकेले नहीं गाएंगे, आप भी उसी तरह पापा के साथ गाना गाइए जैसे मेरी माँ पापा के साथ गाती थी। पापा आप वही वाला गाना गाइए ना जो आप मम्मी के साथ गाते थे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। श्याम जी की आंखों से अपनी पत्नी को याद करके आंखें नम हो गई। रोमा ने कहा, सर अगर अजीत यही गाना सुनना चाहता है तो आप गाइए, मैं इस गाने में आपका साथ दूंगी, आप शुरू तो कीजिए। इस बार गाना अजीत ने शुरू किया। श्याम जी ने उसके स्वर में स्वर मिलाए और गाने का वो हिस्सा जो गायिका की आवाज़ में था उसे रोमा ने श्याम जी के साथ मिलकर गाया। इस गाने को गाते गाते श्याम जी बहुत भावुक हो गए। पिकनिक समाप्त होते होते शाम ढलकर रात होने लगी थी। उन लोगों ने अपना सामान समेटा, वो वापस घर की तरफ चल पड़े। अजीत ने रोमा की तरफ देखकर जिद करके कहा, आंटी मेरी मम्मी बहुत अच्छा पास्ता और हलवा बनाती थी, आप भी मुझे हलवा पास्ता बनाकर खिलाइए ना। श्याम जी ने कहा, नहीं बेटे अब रात होने वाली है, आंटी को अपने घर जाने दो, कल जब आप आंटी के घर जाओगे तो वहीं आंटी से कह के पास्ता और हलवा बनाकर खा लेना। अजीत बोला, पापा आपको याद है ना आखिरी बार मम्मी के साथ जब हम पिकनिक से वापस आए थे तब मम्मी ने मुझे पास्ता और हलवा बनाकर ही खिलाया था, मुझे तो आज भी पास्ता हलवा ही खाना है, आंटी प्लीज़ बना दो ना। रोमा सारे संकोच भूलकर चुपचाप किचन में चली गई। अजीत का एक एक वाक्य तो मानो रोमा के लिए ईश्वर के आदेश की तरह था।
उसने झटपट बहुत अच्छा हलवा बनाया और पास्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। अजीत बोला, आज आप मुझे वैसी ही कहानी सुनाते हुए खाना खिलाई जैसे मेरी माँ मुझे खिलाती थी। यंत्र चालता सी रोमा अजीत के पास ही डाइनिंग टेबल की चेयर पर जा बैठी और उसे कहानी सुनाते हुए प्यार से खाना खिलाती रही। श्याम जी चित्र लिखित से बैठे रोमा के चेहरे की तरफ देख रहे थे। आज शायद पहली बार उन्होंने रोमा को अच्छी तरीके से देखा था। रोमा की सुंदरता और उसका स्नेह पूर्ण व्यवहार श्याम जी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। बरबस ही उन्होंने रोमा के चेहरे से नज़र हटा ली और अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे। अजीत को खाना खिलाने के बाद रोमा और श्याम जी ने भी अपना खाना ख़त्म किया। इसके बाद श्याम जी रोमा को घर छोड़ने के लिए चलने लगे। अजीत भी उनके साथ ही गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद अजीत रोने लगा और बोला, रोमा आंटी, आज वापस मेरे घर चलो। मुझे अपनी मम्मी के बिस्तर में सोना है। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। आज आप घर नहीं जाओगे, मेरे घर ही चलो प्लीज़। रोते हुए भोले से बच्चे अजीत की इस अजीब सी प्रार्थना भरी फरमाइश पर श्याम जी गुस्से से उबल पड़े। पर शांत स्वर में रोमा ने कहा, सर, अगर अजीत इस बात की जिद कर रहा है तो आप गाड़ी वापस मोड़ लीजिए और मैं आपसे विनती करती हूँ कि वापस अपने घर चले चलिए। मैं अजीत के कोई भी बात टालना नहीं चाहती, पर रोमा जी, आप नहीं जानती कि आप क्या कर रही हैं। लोग क्या कहेंगे। सर, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर अजीत यही चाहता है तो यही होगा। आप चिंता नहीं करें, चलिए वापस घर चलिए। अजीत खुशी में भरकर रोमा के हृदय से चिपक गया और रोमा ने भी उसे छाती से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्याम जी ने कार वापस मोड़ी और अपने घर चले गए। घर आकर रोमा के सामने कपड़े बदलने की समस्या थी। अजीत दौड़ कर गया और मम्मी की अलमारी से उनका नाइट गाउन निकाल कर ले आया और बोला, आंटी, आप मेरी मम्मी का ये गाउन पहन लीजिए और मुझे अपने बिस्तर पर सुला लीजिए। अपनी पत्नी का नाइट गाउन पहनी हुई रोमा एक पल को तो श्याम जी की भी उनकी पत्नी नीता ही नजर आई और उनकी आंखों में नीता और रोमा की छवि एक दूसरे में गड़बड़ होने लगी। श्याम जी संकोचवश डाइनिंग रूम में जाकर सोफे पर सो गए और रोमा ने बिस्तर पर लेटकर अजीत को गले से लगाकर लोरी सुना सुला दिया। अजीत को सुलाकर रोमा बाहर आई और बोली, सर, आप अजीत के साथ सो जाइए, मैं बाहर डाइनिंग रूम में सो जाऊंगी। श्याम जी बहुत संकोच में थे। वो बोले, आप अजीत के साथ बिस्तर पर सो जाइए, मैं बाहर ही ठीक हूँ। पर रोमा ने कहा, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कीजिए सर, आप अजीत के साथ सो जाइए और मैं ये पास का जो छोटा कमरा है उसमें जाकर सो जाऊँगी। आप विश्वास रखें, मैं अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लूँगी। श्याम जी के चेहरे पर वेदना भरी मुस्कान चली आई। श्याम जी के मन में यादों का और आज की अप्रत्याशित घटना का एक बवंडर सा और रहा था, जिसमें उनकी पत्नी की यादों के साथ रोमा की भी एंट्री होती जा रही थी। रोमा का निश्चल और अजीत के प्रति पूर्ण समर्पण सहित प्रेम का व्यवहार उन्हें बहुत ज़्यादा भा रहा था। इसी तरह विचारों में डूबे हुए श्याम जी को गहरी नींद आ गई। रात को इसी व्यवस्था से दोनों ने नींद पूरी की और सुबह अजीत फिर से रोमा आंटी के साथ उनके घर चला गया। अब हर रोज़ शाम को श्याम जी रोमा के घर चले जाते थे। रोमा अजीत के रंग में कुछ इस तरीके से रंग गई थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे अजीत नीता का नहीं, उसका ही बेटा हो। अजीत के प्यार ने उसकी बेरंग दुनिया में नए रंग भर दिए थे और जो कमी अमर ने छल करके उसके जीवन में कर दी थी, वह अजीत ने पूरी कर दी। अब धीरे धीरे श्याम जी और रोमा के बीच का संकोच कुछ कम और कम होता चला जा रहा था। अजीत और रोमा इन 15 दिनों में एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। अजीत रोमा से जिस चीज़ की जिद करता या जो कुछ कहता, रोमा यंत्र चलित से वही सब करती रहती थी जो वो बच्चा चाहता था। वह उसकी पढ़ाई के प्रति, उसके खाने के प्रति, उसे सुलाने के प्रति, उसके कपड़ों के प्रति बेहद संवेदनशील थी। नन्हा अजीत और रोमा एक दूसरे की परछाई बनकर रह गए थे। अपने बेटे की शादी के बाद अजीत की आया वापस मुंबई आ गई थी। श्याम जी रोमा को धन्यवाद देकर अजीत को अपने साथ लेकर घर चले आए थे। रोता रोता अजीत अपने पापा के साथ किसी तरह घर तो चला आया था, पर अब उसका मन अपनी आया के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता था। आया का कठोर व्यवहार उसे जले पर नमक के समान लगता था। शाम को जब भी श्याम जी घर लौट कर आए थे, अजीत उनसे रोमा आंटी के घर जाने की बात करता और जिद करके रोने लगता था। अजीत के रोने और आंटी के पास जाने की जिद से गुस्सा होकर श्याम जी ने अजीत को 2 थप्पड़ मार दिए और उसे चिल्लाकर चुप कराकर आया के कमरे में आया के साथ सोने के लिए धकेल दिया। इस घटना ने श्याम जी का मन बहुत विचलित कर दिया था। अजीत अपने जीवन में पहली बार अपने पिता से पिटा था।
उसके दिमाग में इस घटना से गहरी चोट लगी। अब वो सहमा सहमा सा रहने लगा। स्कूल में भी वो चुपचाप रहता। अब वो श्याम जी से या आया से रोमा की कोई बात नहीं करता था, पर चुपचाप दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखता रहता था और कभी कभी तस्वीर से ही बात करके रोता रहता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उस पर दवाइयाँ देने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में नींद बेहोशी की हालत में वो सिर्फ रोमा आंटी और मम्मी मम्मी की रट ही लगाए रहा। श्याम जी बहुत परेशान हो गए थे। इधर ऑफिस के काम थे और उधर वो बेहोश बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। श्याम जी चाह कर भी रोमा को अस्पताल बुलाने में एक अजीब से संकोच महसूस कर रहे थे और इसी कारण उन्होंने रोमा को बेटे की तबीयत खराब होने की खबर तक नहीं दी थी। जब 2 दिन तक श्याम जी ऑफिस नहीं आए तो किसी अनिष्ट की आशंका से घबराकर रोमा अपनी स्कूटी से श्याम जी के घर चली आई। घर आकर आया से उसे अजीत की तबीयत के बारे में पता चला। वो अस्पताल का पता पूछकर सीधी अस्पताल जा पहुंची और नींद बेहोशी में पड़े अजीत के बिस्तर पर जाकर उसने अजीत को अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। डॉक्टर उस पर चिल्ला पड़े और बोले, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे गोद में मत उठाइए। डॉक्टर पर चिल्लाते हुए और श्याम जी पर गुस्सा होते हुए उसने कहा, इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान मैं रखूँगी। रोमा का जादुई स्पर्श पाकर अजीत ने आंखें खोली और अपनी कमज़ोर हथेलियाँ रोमा के गले में डालकर रोते हुए बोला, मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी आंटी? पापा ने मुझे मारा। पापा मुझे आपके पास भी नहीं आने देती। मुझे छोड़कर मत जाना आंटी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। रोते हुए रोमा बोली, नहीं बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने इल्ज़ाम क्यों ना सहने पड़े। मैं अब हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगी। इस घटना ने श्याम जी को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया था। उसके मन में इस घटना का और इस समस्या का एकमात्र यही निदान समझ में आ रहा था कि रोमा ने उनके घर में अजीत की माँ बनकर चली आए। पर यह कहने में श्याम जी को बहुत संकोच का अनुभव हो रहा था। एक विधुर आदमी अपने पुनर्विवाह का प्रस्ताव कैसे एक कुंवारी लड़की के सामने रखे, यही समस्या उनके मुंह पर ताला लगाए हुए थी। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने रोमा से बात की। श्याम जी बोले, रोमा जी, मैं अजीत की खातिर आपसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। हालांकि मैं विधुर हूँ, उम्र में भी आपसे बड़ा, बहुत बड़ा हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करके मुझे उपकृत करेंगी? रोते हुए रोमा ने कहा, सर, मेरा विवाह लब जिहाद में धोखे में रख कर आमिर खान नाम के एक व्यक्ति से हो चुका था। वो अब जेल में है। क्या ऐसी हिंदू समाज से बाहर गई नारी से आप पुनर्विवाह कर पाएंगे? श्याम जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, रोमा जी, आपके अंदर माँ दुर्गा की तरह मार्द शक्ति है। आप तो माँ दुर्गा की तरह पावन और पवित्र हैं। क्या आप हम दोनों बाप बेटे पर एहसान करके हमारे घर को पावन और पवित्र करेंगी? अजीत को गोदी में लिए ही रोमा ने रोते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिए। श्याम जी अपनी आंखें बंद करके रोमा की बाहों में वैसे ही समा गए जैसे अपनी पत्नी नीता की बाहों में पहली बार समा गए थे। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।